ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में विस्कोसिटी, श्यानता या चिपचिपापन के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग चलते हैं, समझते हैं बर्नौलीज थ्योरम, है ना, बचपन में पढ़ा होगा बर्नौलीज थ्योरम। ठीक है, देखो क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम किस पर बेस्ड होता है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये बेस्ड होता है, अभी समझाऊंगा सर, टेंशन नहीं लेना। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बर्नौली एक साइंटिस्ट था जिसने कहा कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत तेज कर दी जाए ना, ध्यान से समझना इस चीज को, कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बहुत तेज कर दी जाए तो उसके आसपास का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने क्या कहा, बात समझ में आई? कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत तेज कर दी जाए तो उसके आसपास का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उल्टा ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर बहुत तेज कर दिया जाए तो उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना। जैसे ये एक मोटर बाइक है, इस मोटर बाइक पर कोई एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है, और ये चला रहा है उसे हो करके, आराम से भाग रही है। इसका वेट मान लो कि है 60 kg। तो ये जो मोटर बाइक है ये आराम से जो है 100 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से भाग रही है, ठीक है। लेकिन अब इसी बाइक पर मैं एक हाथी बैठा दूं, हाथी, और जिसका वेट हो जाए 600 kg, तो क्या ये मोटर बाइक इसी स्पीड से भाग पाएगी? नहीं। यानी हमने क्या कहा कि इस बाइक पर प्रेशर बढ़ा दिया तो इसकी स्पीड घट गई, है ना, इसकी स्पीड घट गई। तो दोनों की समझ में आया क्या? अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा दो तो उसके आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा, या किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर बहुत अधिक डाल दो तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी कैसे कम हो जाएगी ये चीज तो मैंने प्रैक्टिकली बता दी, है ना। आप समझते हैं कि अच्छा, अगर वेलोसिटी बहुत तेज हो जाए तो आसपास का प्रेशर कैसे कम हो जाएगा, आसपास का प्रेशर कैसे कम हो जाएगा, तो इसको समझना ध्यान से। जब ये है प्लेटफॉर्म, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म है, और तू यहाँ खड़ी है, तू यहाँ खड़ी है, ठीक है। तू यहाँ आराम से क्यों खड़ी है? क्योंकि तेरे सामने से हवा और तेरे पीछे से हवा वो का प्रेशर सेम है। जितना प्रेशर सामने से आ रहा है उतना ही प्रेशर पीछे से लग रहा है। तू एकदम अच्छे से खड़ी हुई है। लेकिन अज्यूम कर कि तेरे सामने से एक बुलेट ट्रेन गुजर जाए। क्या गुजर जाए? बुलेट ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन जब तेरे सामने से गुजरेगी 200 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से, जैसे ही ये स्पीड से गुजरेगी ना, तेरे आसपास सामने वाली जो हवाएं रहेंगी उन हवाओं को लेकर के उड़ जाएगा, और पीछे से तेरी हवाएं कंटिन्यू तुझे प्रेशर डालती रहेंगी। आगे हवा खत्म, तू धड़ाम से गिर जाएगी प्लेटफॉर्म के ऊपर, या इसी बुलेट ट्रेन से टकरा जाएगी। समझ में आया? इसीलिए जब ट्रेन आती है अगर हाई स्पीड वाली, तो रेलवे ट्रैक पर पट्टी बनी रहती है यहाँ येलो वाली। कहा जाता है कि येलो पट्टी के उस साइड खड़े मत रहो। क्यों कहा जाता है? ट्रेन खींच लेगा तुम्हें। तो क्या ट्रेन खींचता है? नहीं, सामने का
प्रेशर, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है, हवाओं का प्रेशर कम हो जाता है और पीछे से कंटिन्यूअस प्रेशर लगते रहता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि यहाँ से ट्रेन बहुत हाई स्पीड में गुजरती है। तो हमने अभी देखा, बर्नौली कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत तेज हो जाएगी तो उसके आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा। तो रेलवे ट्रैक पर हम अगर ट्रैक के किनारे खड़े हैं, बहुत तेज की स्पीड से ट्रेन आएगी, तो क्या हम ट्रेन की तरफ गिरेंगे या ट्रेन के अपोजिट साइड में गिरेंगे? ट्रेन की तरफ गिरेंगे। समझ में आया बात? अब जैसे ये है, अभी यहाँ खड़ी के फोटो खिंचा रही है, मान लो यहाँ ये ट्रेन रुकी हुई है, लेकिन ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन हाई स्पीड से आ रही है 500 किलोमीटर की स्पीड से। यहाँ पर अगर ये पर्सन खड़ी है, इसके सामने से ट्रेन जब गुजरेगी तो ये किधर गिर जाएगी? ट्रेन की साइड में गिर जाएगी, ठीक है, और ट्रेन इनको लपेटते हुए लेकर के चली जाएगी। समझ में आया? वैसे ही सेम चीज, जैसे मान लो इधर एक कार है, कार ये स्पोर्ट कार है और ये 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, और उसी के बाजू में एक पर्सन है जो बाइक चला रहा है और इसको स्टंट मारने का शौक है, लेकिन इसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है। ये जैसे ही इसके पास जाएगा, यहाँ के आसपास की हवाएं जो रहेंगी, ये हवाएं इस कार के साथ आगे की तरफ बढ़ जाएंगी और यहाँ पर हो जाएगा खाली जगह, और यहाँ से हवा इसको ढकेलती रहेगी। बताओ ये किसमें सट जाएगा? कार में, कार की तरफ सट जाएगा और हो जाएगा एक्सीडेंट। वैसे ही अगर कोई, ये क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ट्रक है, ट्रक के पास से अगर किसी को यहाँ सोचेगा कोई कि स्टंट मार के मैं इस बीच में से गुजर जाऊं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन ट्रकों में जाकर के सट जाए। क्यों सट जाए? क्या ट्रक खींच लेता है हमें? नहीं, इसके पीछे फिजिक्स है। और फिजिक्स में कौन सा प्रिंसिपल? आर्किमिडीज का, सॉरी आर्किमिडीज करो, बर्नौलीज थियरम। बर्नौलीज थियरम, बर्नौलीज थियरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड, वेलोसिटी बहुत तेज हो जाए तो उसके आसपास की जो हवा प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा, आसपास का प्रेशर कम हो जाएगा। समझ में आया क्या? ध्यान से लेना, इसी बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर काम करता है ये एरोप्लेन। एरोप्लेन, एरोप्लेन कैसे उड़ जाता है? बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। देखो, एरोप्लेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर से ये स्ट्रक्चर ऐसे कर्व में बनाया गया है। कर्व में क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो सामने से हवाएं रहे वो इससे सीधा न टकराएं, और अगर जैसे मान लो एकदम फ्लैट रहता तो सीधा सीधा आती, ऐसे से टकरा जाती है और ये हवा को रोक देता, लेकिन कर्व होने की वजह से ये हवाएं ऐसे टकराती है, और ऐसे टकराएंगी तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो ऊपर खाली हो जाता है प्रेशर लो, और नीचे, नीचे का अगर हम पार्ट देखें तो सीधा रहता है, सीधा। यहाँ की हवाएं इसको नीचे से कंटिन्यूअस ढकेलती रहती हैं, ढकेलती रहती हैं, ढकेलती रहती हैं। ऊपर का अगर प्रेशर हो गया कम, नीचे का प्रेशर अगर हाई, तो ये चलते 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 क्या हो जाएगा? ऊपर की साइड उड़ जाएगी। ऐसे ध्यान से सुनो, फिर से मैं समझाता हूँ। देखो, इसको हटा दो थोड़ा, एक छोटा सा बनाता हूँ पहले। जैसे ये रनवे है, ठीक है, रनवे पर अगर मैं कहूँ कि ये प्लेन, प्लेन है, ये प्लेन। अब देखो, प्लेन पहले यहाँ खड़ा है, कैसे खड़ा है? ऊपर से हवाओं का दबाव है, ठीक है, नीचे से भी हवाओं का दबाव है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। प्लेन जो है आराम से खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन अब प्लेन बढ़ेगा आगे, आगे भागना शुरू करेगा। आगे जब भागेगा तो धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ेगी, और जो ऊपर से हवाएं रहेंगी वो उस प्लेन से टकराएंगी। कर्व होने के कारण ये हवाएं ऊपर की साइड उठ जाएंगी टकरा करके, है ना?
प्लेन का ऊपरी स्ट्रक्चर कर्व है ना, ऐसे, हाँ, तो हवाएं टकरा के ऊपर उठ जाएंगी, और जब ऊपर उठ जाएंगी तो यहाँ के एरिया में प्रेशर की कमी हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? हवा जब टकरा के ऊपर उठ जाएगी तो जितना ऊपर जाएंगी उतने एरिया में तो प्रेशर कम हो जाएगा ना। हाँ, लेकिन नीचे नीचे से कंटिन्यूअस प्रेशर लगी रहा है, क्योंकि नीचे से हवा टकरा करके ये नीचे ही रह जा रही है, नीचे ही, ये इसे हमेशा ऊपर की साइड ढकेल रही है, ढकेल रही है, ढकेल रही है ना, ढकेल रही है। तो जैसे जैसे ये प्लेन, तो आज है इसका पूरा, जैसे जैसे ये प्लेन आगे की तरफ बढ़ेगा और इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, नीचे से हवा कंटिन्यूअस ढकेलता रहेगा और ऊपर का प्रेशर कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, कम होता रहेगा, और ये धीरे 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 करके आसमान में उड़ जाएगी, आसमान में उड़ जाएगी। तो पूछता है कि प्लेन किस थ्योरम के ऊपर काम करता है, तो बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ठीक है, जितनी भी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें वो सब की सब किस पर काम करती हैं, बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर। ठीक है, अगर बर्नौलीज थ्योरम का एग्जांपल लेना है ना, मतलब अच्छे से समझना है, देखो कैसे समझना पता है। जैसे मान ले तू है, तो तू अपने ना कोई वो लेना पेपर, जो न्यूज पेपर होता है उसका एक टुकड़ा ऐसे फाड़ लेना। ठीक है, टुकड़ा फाड़ लेना और उसको अपने निचले वाले होठ के पास लगाना ऐसे। ठीक है, और ऊपर जोर से फूकना, ऊपर की साइड सीधा फूकना, ये नहीं कि मैं इस पर नीचे ऐसे फूकूं, सीधा मुंह के नीचे लगा करके ओठ, निचले वाले ओठ पर पेपर ऐसे लगाए रखना और ऊपर के सीधे साइड में फूकना। तो जब तू जोर से फूकेगी तो ऊपर का हवा क्या हो जाएगा, हवा भाग जाएगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, तो ऊपर प्रेशर हो जाएगा कम, और नीचे से कंटिन्यूअस प्रेशर लग रहा होगा, तो तू देखेगी कि तेरा पेपर ऊपर की साइड उड़ने लगेगा, ऊपर की साइड उड़ने लगेगा। सेम यही कंसेप्ट लगता है एरोप्लेन पर। समझ में आया अब? हाँ, ठीक है, ओके। अब देखो एरोप्लेन में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि जो सामने वाला स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉकपिट। इसमें क्या बैठता है, पायलट बैठता है ना, पायलट बैठता है। उसके बाद जिसमें इंसान बैठते हैं, इंसान, सब लोग इंसान बैठते हैं, उसे फ्यूजलाज कहते हैं, फ्यूजलाज। ठीक है, फ्यूजलाज। और जो इसका ये दो दिखाई देता है भोपू जैसा निकला हुआ, ये होता है इसका इंजन। ठीक है, ये होता है इसका इंजन। और इसका ये जो डैना होता है, पंखा, इसी पंखे में उसका फ्यूल भरा होता है। पंखे में क्या भरा होता है, फ्यूल। ठीक है, पंखे में फ्यूल भरा होता है। ये इसी पंखे की बनावट की वजह से ऊपर की साइड उड़ पाता है। ठीक है, ऊपर की साइड उड़ पाता है। ये जो फैन होता है इसका मतलब कि डैना होता है, पंखा होता है, पंखे में कई सारे चीजें होती हैं, जैसे कि एक हम देखेंगे तो फ्लैप, और एक होता है स्पॉइलर। मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे ये ना पंखा खुलता और बंद होता है, ये जो ऊपर की साइड खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये इसको हम कहेंगे स्पॉइलर। इसको तब खोला जाता है जब प्लेन नीचे की साइड आता है, उतरने वाला रहता है, ये ब्रेक लगाने का काम करता है। ठीक है, स्पॉइलर क्या करता है, ब्रेक लगाने का काम करता है। और ये जो नीचे निकल के दिखाई दे रहा है, इतने पर खुला है, फिर अभी इतने से खुलकर आएगा, इतना जगह बाकी है, यहाँ तक खुल जाएगा, इसको हम कहते हैं फ्लैप। ठीक है, फ्लैप। ये दोनों ही क्या करते हैं, जब प्लेन ऊपर से नीचे आता है तब ये नीचे की हवा को मैनेज करने के लिए और ये ऊपर की हवा को मैनेज करने के लिए इसे खोल दिया जाता है, ताकि दोनों हवाएं बैलेंस हो सके और जो प्लेन है वो आसानी से रुक सके, आसानी से क्या हो सके, रुक सके। समझ में आया? तो इसका जो फैन पंखा होता है ना, पंखा डैना, इसको याद रखना, ये चीज ये खुलता है। वैसे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, बस जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कभी प्लेन को देखना तो उसमें क्या क्या चीजें आराम से हम नोटिस कर सकते हैं। बताओ, जिसमें पायलट बैठता है उसको क्या कहते हैं, कॉकपिट। और जिसमें इंसान बैठते हैं, फ्यूजलाज बोल, फ्यूजलाज। और उसके सामने जो बड़ा दो भोपू निकला रहता है उसको इंजन। ठीक है, इंजन। इसका फ्यूल कहाँ भरा रहता है, क्या यहाँ फ्यूल भरा रहता है,
नहीं, इसके विंग्स में भरा होता है। यहाँ नीचे क्या रहता है, जहाँ पर आदमी बैठते हैं उसके नीचे क्या रहता है, तो इसके नीचे रहता है चेम्बर, जिसमें लोगों का सामान भर के जाता है। ठीक है, सामान भर के जाता है, सामान भर के जाता है। इतना क्लियर हुआ? ओके। अच्छा, अब अगर हम देखें तो इसका ये जो टैना होता है, ये वाला, ये जहाज को आसमान में लेफ्ट या राइट मूवमेंट के लिए होता है। ठीक है, लेफ्ट या राइट मूवमेंट के लिए। अगर लेफ्ट राइट घुमाना है तो ये इसी से घूमता है, इसी से। समझ में आया? इसी से, इसलिए इसको दिया जाता है ताकि इसमें पता नहीं, हाँ ये है ना, ये इसी से ये घूमता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे करना है, वर्टिकल, जैसे कि ऐसे जाना है या फिर ऐसे आना है, तो ये इससे काम करते हैं, इस वाले जो उठा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है, इसी को अगर कोई गोली मार के तोड़ देता है, मूवी में दिखाता है ना, बंदूक मार देगा, ये इसी पर लग जाएगा और ये टूट जाएगा, और तब धीरे से जो जहाज रहेगी वो नीचे की साइड गिर जाती है, उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। समझ में? हाँ। ये जो फ्लैप ये खुलता है, जो पंख रहता है, पंख ये जो खुलता है, इसका ऊपरी सेक्शन जो खुलता है, मतलब नीचे की साइड, उसको क्या कहते हैं? फ्लैप। ठीक है, जो नीचे की साइड खुलेगा, नीचे की साइड फ्लैप, और जो पोर्शन ऊपर खुल जाएगा उसे क्या कहेंगे? स्पॉइलर। स्पॉइलर। फ्लैप और स्पॉइलर का काम क्या होता है? जहाज को रोकने में हेल्प करने के लिए। ठीक है, ब्रेक का काम करने के लिए। अब देखो, ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियों में जैसा ब्रेक होता है वैसा ही ब्रेक जहाज के पहियों पर मारेंगे, है ना? जब जहाज उतरने लगता है तो कोशिश की जाती है कि हवाओं का प्रेशर ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाए, ऊपर का ऊपर दबाव लगाए और नीचे का नीचे दबाव लगाए, हवाएं कहीं पर भी प्रेशर में कमी ना हो। और जो इसका इंजन रहता है, वो इंजन को रिवर्स चला दिया जाता है, रिवर्स में। जैसे कि अगर पहले उड़ने के लिए क्लॉकवाइज चल रहा है, तो उतरने के लिए इसे उल्टा चला दिया जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज कर दिया जाएगा। तो ये हवाओं को अंदर लेने की बजाय बाहर की तरफ फेंकने लगेगा और उसे रोकने में हेल्प करेगा। समझा? ओके, तो जहाज का ये सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज और बताना कि जैसे समुंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, समुंदर में अगर दो नाव है, ठीक है, ये दो नाव है, जो भी है, ठीक है, दो नाव, अगर ये दो नाव पास पास में, दोनों पास पास में आकर के फ्लोट करने लगेंगे, तो बताओ ये दो नाव दोनों आपस में लड़ जाएंगे या दोनों एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे? बहुत तेजी स्पीड से समुद्र में देखा है कि नहीं, कि जो नाव होती है मूवी वगैरह में, बहुत तेजी हाई स्पीड से लोग मूव कराते हैं, उसमें चलाते हैं, पानी एकदम आसपास का पानी बहुत तेज हाई स्पीड से बहने लगता है। तो ऐसी सिचुएशन में तेजी से अगर चलाएंगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे या एक दूसरे से दूर भागेंगे? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि जब ये हाई स्पीड से जाएंगे तो इनके आसपास की जो हवाएं रहेंगी उनमें मूवमेंट होगा, और आसपास की हवाएं इनके साथ आगे की तरफ मूव कर जाएंगी और बीच में हो जाएगा जगह खाली, जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे की तरफ सट जाएंगे। इसलिए समुद्र में जब दो जहाजें चलती हैं तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर, मतलब कि मेंटेन करके ही चलती हैं। समझ में? पर्टिकुलर डिस्टेंस को मेंटेन करके चलती हैं। तो ये बर्नौलीज थ्योरम समझ में आया क्या? क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम? हाँ, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर बहुत तेज होगी तो उसके आस पास का प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। अब समझ में आ गया कि जब बहुत हाई स्पीड से ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म से गुजर रही हो तो हमें प्लेटफॉर्म के पास क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? ठीक है, अरे मैग्नेट लगा तो मैग्नेट आदमी को थोड़ी खींच लेगा। अच्छा, बढ़िया है। मैग्नेट की वजह से नहीं, ये
बर्नौलीज थ्योरम के लिए, ठीक है। ओके, उसके बाद जब ये जहाज कहेगा, जहाज किस थ्योरम के अकॉर्डिंग उड़ जाता है? बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है, बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। किसके बारे में? सरफेस टेंशन। अच्छा देखो, टेंशन का मतलब क्या होता है? सरफेस टेंशन, ठीक है, टेंशन। देखो, टेंशन का मतलब होता है तनाव, है ना। चाहे इंसान को टेंशन हो या किसी ऑब्जेक्ट में टेंशन हो, वो हमेशा उसका मतलब होता है तनाव। जैसे अगर कोई रस्सी है, रस्सी नॉर्मल पड़ी हुई है, लेकिन उसी रस्सी को हम पकड़ के खींच दे जोर से, तो उसमें क्या आ जाएगा? एक तनाव आ जाएगा। उस तनाव को हम क्या कहेंगे? टेंशन, है ना, टेंशन। तनाव के लिए इंग्लिश में वर्ड क्या यूज होता है? टेंशन, टेंशन। इसीलिए जब हम सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस को हिंदी में कहते हैं पृष्ठ, पृष्ठ, और टेंशन मतलब तनाव। यानी कोई सरफेस अगर अपने आप को खींचने की कोशिश करे तो उसे हम क्या कहेंगे? सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन हमेशा लिक्विड्स में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है? लिक्विड्स में, लिक्विड यानी द्रव में। अब इसको आसानी से समझने के लिए कई बार हमने एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे कि अगर ये कोई सरफेस है, जमीन है, और उस पर अगर पानी की बूंदे गिरी हुई है, ठीक है, पानी की बूंदे ऐसे ऐसे गिरी हुई है, तो हम अगर इन पानी की बूंदों को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो एक दूसरे को खींच के आपस में चिपका लेते हैं, है ना। ये सब एक आपस में खींच के क्या कर लेते हैं? चिपका लेते हैं। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से कोई भी ये जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड, वो अपने सरफेस एरिया को हमेशा कम करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मान लो हम कहते हैं कि भाई ये एक जो है रेक्टेंगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो पेपर है, पेपर। अगर हम इस पर सरफेस टेंशन अप्लाई करें तो ये क्या करेगा? ये अपने एरिया को कम करेगा। और किसी भी ऑब्जेक्ट की एरिया को अगर कम करना है तो उसे सर्कुलर बना दो। तो एग्जाम में याद जैसे कि नॉर्मल हम व्यवहारिक जीवन में अगर समझे, नॉर्मल लाइफ में, तो तू समझ कि एग्जाम में बैठी हुई है, ठीक है, एग्जाम में बैठी हुई है और चिट लेकर के। तो पहले तो चिट ऐसे बड़ा सा रहेगा, है ना, और जैसे ही टीचर आएगा कोई देखने के लिए तो फटक से अगर ये चिट ऐसे ही फेंक देगी तो उसकी नजरों में आ जाएगा, है ना, कोई बड़ा सा पेपर। लेकिन तू फटक से क्या करेगी? इसको लुड़ेर पुड़ेर देगी, एकदम छोटू सा बना देगी। तो छोटू सा बनाने का अगर हम उसको देखे ध्यान से, तो उसका आकार कैसा हो जाएगा? सर्कुलर, है ना, गोल। तो किसी भी चीज की अगर हमें सरफेस एरिया कम करना है तो हम उसे क्या कर देते हैं? गोल शेप दे देते हैं। इसीलिए कई बार सवाल पूछता है जो पानी होता है, पानी का शेप राउंड शेप क्यों होता है? चाहे वो रेक्टेंगुलर या जो है क्यूबिकल या ट्रायंगुलर ऐसे शेप में क्यों नहीं होता है? तो उसके पीछे ये वजह है क्या? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या करता है? एरिया को कम करता है, एरिया को कम करता है, एरिया को रिड्यूस करता है। समझ में आया क्या? अब अगर कोई कहेगा कि पानी का जो शेप होता है वो गोल क्यों होता है, बता देगी? सरफेस को रिड्यूस करता है, सरफेस एरिया को रिड्यूस करता है कौन? सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या सॉलिड में पाया जाएगा? सॉलिड में नहीं पाया जाएगा। गैस में नहीं पाया जाएगा, ठीक है। देखो, सरफेस टेंशन जो होता है वो कोल्ड यानी ठंडे लिक्विड में ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, ठंडे लिक्विड में ज्यादा पाया जाता है। जैसे जैसे हम लिक्विड को गर्म करते हैं इसका सरफेस टेंशन कम होते जाता है। यानी वार्म लिक्विड में सरफेस टेंशन कम पाया जाएगा, कम कम पाया जाएगा। ठंडे पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा पाया जाएगा, ठीक है, ठंडे पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा पाया जाएगा। इसका एकदम रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे
कटोरी है, तूने लाया, इसमें डाल दिया दूध, ठीक है। दूध अभी ठंडा है, लेकिन अब तू यहाँ से नीचे से आग लगाया तूने और ये दूध होने लगेगा गर्म। जैसे दूध गर्म हो जाएगा, इसका सरफेस टेंशन कम होने लगेगा। अब दूध गर्म होने के बाद, ध्यान से समझना इस चीज को, हाँ, आज तक सोचा नहीं होगा। जैसे ही दूध गर्म हो चुका है, अब इसको तू कुछ टाइम के लिए छोड़ देगी। अब ये दूध होगा ठंडा। तो जब ठंडा होगा, तो हमने कहा कि जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होता है, तो सब अपने आप को एक तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो उसके ऊपर देखेगी जो मलाई जम जाती है, मलाई में ऐसे ऐसे कुछ लहर टाइप उठ जाता है ना, सिकुड़ जाती है मलाई। क्यों सिकुड़ जाती है? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से वो लिक्विड, वो दूध के हर एक मॉलिक्यूल अपने आप को खींच रहे हैं, और खिंचाव की वजह से वो मलाई सिकुड़ जाती है। समझ में आया? लिक्विड में ही होता है ना। क्या गरम और ठंडा? आहो, अगर जैसे पानी है, ठीक है, पानी को तू गरम करेगी तो गरम होके वो भाप बनने लगेगा, भाप बन के ऊपर उड़ेगा। क्यों भाप बनने लगता है? क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल है दूर दूर भागने लगते हैं, है कि नहीं? मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं। क्या सरफेस टेंशन की ये प्रॉपर्टी है कि मॉलिक्यूल दूर दूर भागते हैं? नहीं, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है कि ये मॉलिक्यूल्स को पास पास खींच के रखता है। आओ आओ, एकदम पास पास आओ। इसलिए मैंने पहले ही बताया कि जब पानी की बूंदों को हम एक दूसरे के पास ले जाते हैं तो वो सट जाते हैं और एक बड़ा सा बूंद बन जाता है। समझ में आया क्या? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो सरफेस टेंशन का इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया कि ठंडे पानी में या ठंडे लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा और गर्म लिक्विड में सरफेस टेंशन कम। क्यों कम? क्योंकि जैसे ही लिक्विड को हम गर्म करते हैं, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर भागने लगते हैं और सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसीलिए तू देखेगी कि जो मच्छर होते हैं, मच्छर मॉस्किटो, वो हमेशा ऐसे पानी में पैदा होते हैं जहां पर धूप नहीं पड़ती होगी। ठीक है, जहां पर धूप नहीं पड़ती होगी। जहां धूप पड़ेगा वहां का पानी का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और मच्छर डूब जाएंगे, मर जाएंगे। और जहां धूप नहीं पड़ेगी वहां का सब पानी का सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा और मच्छर उस पर तैर जाते हैं। समझ में आया? तो अगर कहेगा कि पानी पर मच्छर आसानी से तैर जाता है, किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। ठीक है, सरफेस टेंशन हुए। पानी पर हम लोग कोई नीडल अगर रख दें तो नीडल पानी पर आराम से तैर जाएगा। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। कीड़े मकोड़े पानी पर तालाबों में आसानी से चल लेते हैं, किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। इतना क्लियर हुआ? क्या सरफेस टेंशन सॉलिड में पाया जाएगा? नहीं। गैस में पाया जाएगा? नहीं। सरफेस टेंशन सिर्फ लिक्विड में पाया जाएगा। क्या लिक्विड को गर्म करने पर सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? सरफेस टेंशन घटेगा। ठीक है, सरफेस टेंशन घटेगा। अभी मैं समझाऊंगा अभी ऐसे कि बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर हम लिक्विड में मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन कम होने लगता है। ठीक है, पहले व्यवहारिक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे जब हम लोग सुबह सुबह देखते हैं कि कोई वो हो, पंखुड़ी हो, जैसे कोई पत्ती हो गुलाब की या गुलाब का डंठल हो, तो उस पर ओस पड़ी रहती है, या हम पानी मारते हैं तो पानी की बूंदे ऐसे लटक जाती है और इससे सरफेस से चिपकी हुई रहती है। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। क्योंकि ये जो पानी गिरने की कोशिश करती है, लेकिन इसके हर मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं, आओ आओ आओ, और इसकी वजह से ये चिपका रहता है, एक बूंद सा बन जाता है, नीचे गिर नहीं पाता है। ये जो मच्छर है, मच्छर आसानी से इस पर तैर लेगा, या कीड़ा मकोड़ा पानी पर आसानी से तैर लेता है। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। दूध में पड़ी जो मलाई होती है, मलाई ठंडा होने पर इसमें एक सिकुड़न आ जाती है। किस वजह से? सरफेस
टेंशन की वजह से। जब हम लोग नहा लेते हैं, नहाने के बाद जब बाहर निकलेंगे तो सारे बाल एक दूसरे में सट जाते हैं आपस में। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। अब इस सरफेस टेंशन को हटाने के लिए तौलियों से इस बाल को पोंछ दिया जाता है, या गांव में लोग क्या करते हैं, फट 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 मार के उसको हटा देते हैं पानी को। और जैसे ही पानी हट जाता है, सरफेस टेंशन खत्म और बाल एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। या जिनके पास ज्यादा पैसा होता है वो भोपू से मारते हैं क्या, हवा गरम गरम, और हवा क्या करता है, पानी को सुखा देता है और उसमें भी सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है। सरफेस टेंशन खत्म होने के बाद फिर जो हेयर रहता है ये एक अलग अलग हो जाता है। समझ में आया? तो कभी सोचा था ये? नहीं। अब सोचना है इस चीज को, ठीक है? हाँ, इतना इतना चीज क्लियर है ना? ओके। अच्छा, अब ध्यान से समझना कि जो सरफेस टेंशन होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला एक्चुअली में एक तरीके का फोर्स है, सरफेस टेंशन, इसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन का वैसे फॉर्मूला ये ज्यादा पूछता नहीं है, बस कंसेप्ट पूछता है कई बार कि जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं वो पानी पर आसानी से तैर लेते हैं, किस वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। आगे चलकर मैं एक और चीज पढ़ाऊंगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत, कि बड़े वस्तुएं पानी में आसानी से तैर जाती हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से। इंसान पानी में आसानी से तैरता है आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से। जहाज आसानी से पानी में तैरता है आर्किमिडीज के सिद्धांत की वजह से। लेकिन छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं, वो पानी में आसानी से तैर जाते हैं सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। तो अब समझो एक चीज कि सरफेस टेंशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे अगर वाटर है, वाटर को अगर हम इसमें गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, तो भी सरफेस टेंशन कम हो जाएगा। इस वाटर में हम कोई चीज मिक्स कर दें, ठीक है, मिक्स कर दें, तो मिक्स करने से भी सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अब इसमें चाहे हम डिटर्जेंट मिलाएं, ठीक है, डिटर्जेंट मिलाएं, ऑयल मिलाएं, ठीक है, जो भी मन करे, कोई भी चीज अगर हम पानी में मिला देते हैं तो सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाता है। इसलिए अच्छा ध्यान दो, अगर कपड़ा साफ करना है, क्या साफ करना है, कपड़ा, कपड़े में कोने कोने तक घुसा होता है मैल, है ना, बहुत सारी लड़कियां रहती हैं वो एक एक हफ्ते में अपना कपड़ा साफ करती हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है कि कपड़े में अंदर मैल घुसा हुआ रहता है। तो अगर ठंडा पानी है, ठंडा पानी में सरफेस टेंशन ज्यादा या कम, ज्यादा, ठीक है। तो जब सरफेस टेंशन ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखता है, और उसमें अगर हम कपड़ा साफ करेंगे तो कपड़ा अच्छे से साफ नहीं होगा। हमें क्या करना होता है, सरफेस टेंशन को कम करना होता है। तो हम क्या कर देते हैं, बाल्टी लेते हैं, बाल्टी के उसी पानी में मिला देते हैं डिटर्जेंट, डिटर्जेंट जैसे मिलाएंगे सरफेस टेंशन हो जाएगा कम, और उसमें भिगवा देंगे कपड़ा, वो सरफेस जो पानी है कपड़े के अंदर घुस जाएगा, हर एक पोर पोर तक घुस के, और वहां से मैल को पकड़ पकड़ के निकालना शुरू कर देगा। अगर हमें और अच्छे से साफ करना है तो एक काम कर दो, पानी को गर्म कर दो, पानी गर्म करेंगे तो सरफेस टेंशन और कम, ऊपर से मिला दिया डिटर्जेंट, सरफेस टेंशन और भयानक कम। अब जो पानी ये रहेगा डिटर्जेंट गर्म पानी, वो कपड़े के रेसे रेसे में घुस जाएगा और वहां से एक एक मैल को पकड़ पकड़ के निकाल देगा। और इसीलिए जब गर्म पानी में डिटर्जेंट मिलाकर कपड़ा साफ करते हैं वो बहुत ही आसानी से और अच्छा साफ होता है। किस वजह से, सरफेस टेंशन कम होने की वजह से, समझना। हाँ, वैसे ही कोई अगर थाली है, थाली मतलब कोई ग्लास है, ग्लास में लबालब पानी भरा हुआ है, इस पर अगर हम कोई नीडल रखेंगे तो ये आराम से तैरने लगेगा। लेकिन इसी में अगर हम थोड़ा सा ऑयल मिला दे, ऑयल, हमने देखा कि पानी में कुछ भी चीज मिलाते हैं उसका सरफेस टेंशन हो जाता है कम, ऑयल मिलाने से इसका सरफेस टेंशन हो जाएगा कम। अब वही नीडल रखेंगे तो नीडल डूब जाएगा, नीडल क्या हो जाएगा, डूब जाएगा।
इतना क्लियर हो गया क्या? तो बताओ, नहाने के बाद बाल आपस में चिपक जाते हैं किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। तो सरफेस टेंशन और बर्नौलीज थ्योरम, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।